हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 880 को। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 880 को। ब्रोकर बुरी तरह घबरा गया और अपनी बेगुनाही साबित करने की पूरी कोशिश करने लगा। उसे एहसास था कि किसी मरे हुए मास्टर की प्रॉपर्टी का सौदा करना उसे आसानी से एक गद्दार और कब्र लूटने वाले लालची इंसान की तरह दिखा सकता था। वह तुरंत खुद को बेबस साबित करने लगा और घबराकर समझाने लगा कि उसके जैसा सिर्फ 6th लेयर रेडियंट स्टेज कल्टीवेटर किसी एलीट सोल हार्मनी गार्ड के विशाल एस्टेट पर जरा सा भी अधिकार नहीं रखता। उसने बताया कि जैसे ही उसके मास्टर की मौत हुई, ऊपर के एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स टिड्डियों की तरह पूरी एस्टेट पर टूट पड़े और सारी कीमती पिल्स, वेपन्स और कल्टीवेशन मैनुअल्स लूट कर ले गए। आखिर में वहां सिर्फ एक खाली मकान बचा था। उसने आगे कहा कि बाकी हायर अप्स उसे सिर्फ इसलिए पीछे छोड़ गए थे ताकि वह इस एस्टेट को बेच सके और फिर उसकी कीमत आपस में बांट लें। बदले में उसे बस थोड़ा सा हिस्सा देने का वादा किया गया था, जिससे वह इस बेरहम शहर में गुमनाम जिंदगी जीने के बजाय अपने दूर बसे होम टाउन वापस जाकर थोड़ा आराम से जी सके। उसने जुओ फैन से विनती की कि ये 8 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स भी सिर्फ उसके नहीं होने वाले थे, लेकिन जुओ फैन के चेहरे पर जरा भी बदलाव न देखकर वह और बेचैन हो गया। उसने तुरंत कीमत घटाकर 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स कर दी और बोला कि यही उसकी आखिरी ऑफर है। उसने जल्दी फैसला लेने की गुहार लगाई और कहा कि उसे तुरंत इस इलाके से भागना है। अगर जुओ फैन ने देर की तो वह यह एस्टेट अगले बायर को बेच देगा। वह बेहद दुखी होने का नाटक करते हुए लंबी सांसें भरने लगा और हाथ मलता रहा, लेकिन उसकी यह पूरी एक्टिंग जुओ फैन पर बिल्कुल भी असर नहीं डाल सकी। इसके बजाय जुओ फैन अपनी पैनी नज़रों से पूरे कोर्टयार्ड के आर्किटेक्चर और लेआउट को ध्यान से देखता रहा, मानो उसकी टेक्टिकल वैल्यू का आकलन कर रहा हो। जुओ फैन की इस चुप्पी ने ब्रोकर को अंदर तक बेचैन कर दिया। उसे लगा कि उसने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया था, यहाँ तक कि इतनी बड़ी डिस्काउंट भी दे दी, फिर भी यह रहस्यमयी बायर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह घबराने लगा कि आखिर दिक्कत क्या है। उसने जुओ फैन के शांत चेहरे को गौर से देखा और निष्कर्ष निकाला कि यह आदमी गरीब तो बिल्कुल नहीं लगता। अगर वह इतना सोच रहा है तो शायद सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक खाली एस्टेट के लिए 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स भी उसे थोड़ा ज्यादा लग रहे हैं। आखिरी दांव खेलने के लिए ब्रोकर की आंखों में अचानक चालाकी की चमक उभर आई। वह जुओ फैन के थोड़ा करीब आया और धीमी आवाज में बोला कि अब वह उसे एक बेहद फायदेमंद सीक्रेट बताएगा। उसने दावा किया कि यह एस्टेट बहुत खास है क्योंकि उसके दिवंगत मास्टर ने जमीन के नीचे कई हिडन चैम्बर्स बनवाए थे जो हाई लेवल कल्टीवेशन, वेपन रिफाइनिंग एंड सीक्रेट एल्केमिस्ट के लिए इस्तेमाल होते थे। उसने इशारा किया कि इथेरियल स्टेज वाले लुटेरे ऊपर के कमरों को तो पूरी तरह साफ कर गए, लेकिन जल्दबाजी में शायद उन छिपे हुए वॉल्ट्स तक पहुंच ही नहीं पाए। उसने इस कहानी को बड़ी खूबसूरती से पेश करते हुए कहा कि इसे एक फ्री गैम्बल समझो। अगर जुओ फैन को वहां एक भी स्पिरिचुअल हर्ब या हाई ग्रेड टूल मिल गया तो उसकी पूरी रकम तुरंत वापस निकल आएगी। जुओ फैन मन ही मन हल्का सा मुस्कुराया। कोई लालची और अनुभवहीन कल्टीवेटर शायद इस साफ साफ दिखाई देने वाले जाल में फंस जाता, लेकिन जुओ फैन कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक लेजेंडरी टैक्टिशियन था। उसने ठंडी आवाज में कहा कि अगर वहां सच में कोई ट्रेजर होता तो कई हफ्ते पहले ही मिल चुका होता, इसलिए इस अफवाह की उसके लिए कोई कीमत नहीं थी। फिर उसने साफ शब्दों में अंतिम शर्त रखी कि वह सिर्फ 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स ही देगा। अगर ब्रोकर को मंजूर नहीं तो वह इसी वक्त यहाँ से चला जाएगा। जुओ फैन ने तीखे अंदाज में यह भी याद दिलाया कि हाल ही में मैनर के सैकड़ों एलीट गार्ड्स खत्म कर दिए गए हैं। ऐसे में पूरे शहर में ऐसी खाली आलीशान एस्टेट्स की भरमार होगी जिन्हें बेचने के लिए नौकर चाकर मजबूर होकर घूम रहे होंगे। यह सुनते ही ब्रोकर के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे अपनी ही जुबान पर इतना पछतावा हुआ कि उसका मन हुआ खुद को जोरदार थप्पड़ मार ले। उसने अनजाने में सामूहिक सफाई की बात बता दी थी और अब जुओ फैन ने उसी जानकारी को उसके खिलाफ हथियार बना लिया था। शहर का राजनीतिक माहौल हर पल और खतरनाक होता जा रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने अब भी यह डील पूरी नहीं की तो शायद दोबारा जिंदा शहर छोड़ने का मौका ही न मिले। आखिरकार पूरी तरह मजबूर होकर उसने अपना घमंड निगल लिया और 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स की ऑफर स्वीकार कर ली। पूरा ट्रांजैक्शन बिना किसी अतिरिक्त शब्द के शांतिपूर्वक पूरा हुआ। एस्टेट के डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में लेने के बाद एक मासूम और उत्साहित बच्चे की तरह गू सांटोंग ने जैसे ही एस्टेट के गेट के अंदर कदम रखा, उसने अपने भयानक पावर हाउस वाला सारा रौब एक पल में छोड़ दिया। उसके चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान फैल गई और वह खुशी खुशी पूरे कोर्टयार्ड में उछलता कूदता दौड़ने लगा। कभी वह ऊंची छत की बीमों पर चढ़ जाता। वह हर कोना, हर दरार और हर छोटी बड़ी जगह को बड़े उत्साह से खंगालने लगा, मानो ब्रोकर द्वारा बताए गए उस छिपे हुए ट्रेजर को भी निकाल कर ही दम लेगा। जुओ फैन उसकी इस भागदौड़ को देखकर हल्का सा हंस पड़ा। उसने आवाज लगाकर कहा कि ब्रोकर की पूरी कहानी सिर्फ एक चालाक सेल्स पिच थी ताकि वे लोग यह एस्टेट खरीद लें। उसने समझाया कि अगर सच में यहाँ कोई कीमती ट्रेजर बचा होता
तो 1 महीने पहले इस जगह को लूटने वाले लालची कल्टीवेटर सब कुछ साफ कर चुके होते। लेकिन गोसांटोंग ने अपने पिता की यथार्थवादी बातों को अपनी खुशी पर बिल्कुल भी असर नहीं डालने दिया। पत्थरों से बने रास्ते पर उछलते हुए उसने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया कि हो सकता है वे लुटेरे एरेज घर के असली सीक्रेट्स को पहचान ही ना पाए हों। उसने गर्व से कहा कि उसके डैड की बेमिसाल बुद्धि और उसकी खुद की बेहद तेज सूंघने की क्षमता मिलकर ऐसा कोई भी हिडन ट्रेजर नहीं छोड़ सकती। जुओ फैन ने सिर हिलाते हुए सोचा कि मान लो उन्हें किसी सोल हार्मनी स्टेज कल्टीवेटर का छिपा हुआ खजाना मिल भी जाए, तब भी उसकी तुलना उसके अपने स्पेशियल रिंग में रखे अनगिनत हाई टियर रिसोर्सेज से नहीं की जा सकती। ऐसे सामान तो उसके लिए बिल्कुल बेकार थे। उसे समझ नहीं आया कि गुसांटोंग इतनी तुच्छ चीज़ों के पीछे पीछे अपनी इतनी एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहा है। लेकिन गुसांटोंग जब भी पीछे मुड़कर देखता उसके हाथ एक पल के लिए भी रुकते नहीं था। अपने बेटे की यह जिद देखकर अचानक जुओ फैन को एक बात समझ में आई और उसका दिल गहरे अपराध बोध से भर गया। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि गुसांटोंग को ट्रेजर की असली कीमत या उसकी यूजफुलनेस से कोई मतलब ही नहीं था। उसे तो बस खोजने का रोमांच पसंद था। जुओ फैन से मिलने से पहले गुसांटोंग सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए ही नहीं बल्कि खेल खेल में भी दुर्लभ स्पिरिचुअल हर्ब्स खोजा करता था। लेकिन जब जुओ फैन और कुनपेंग ने उसे बेहिसाब टॉप ग्रेड हर्ब्स देना शुरू कर दिया, तब अनजाने में उन्होंने उसके जीवन का वही छोटा सा मजा उससे छीन लिया। यह महसूस करते हुए कि वह अपने बेटे की भावनाओं को सही तरह से समझ ही नहीं पाया था, जुओ फैन ने नरम आवाज में उसे पुकारा और मुस्कुराकर कहा कि वह आराम से खोजता रहे। चाहे उसे जो भी सीक्रेट ट्रेजर मिले वह उसे जरूर देखना चाहेगा। अपने पिता से अचानक मिली इस अनुमति से गुसांतोंग खुशी से खिल उठा। उसने एक चमकदार मुस्कान बिखेरी और अगले ही पल कोर्टयार्ड के और भी अंदर वाले हिस्से की ओर दौड़ गया। कुछ ही मिनट बाद उसकी खुशियों से भरी आवाज पूरे सुनसान एस्टेट में गूंज उठी। वह जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था कि उसे सचमुच एक शानदार ट्रेजर मिल गया है, ऐसा ट्रेजर जो उसके बेहद अमीर फादर के पास भी नहीं है। यह सुनकर जुओ फैन पूरी तरह हैरान रह गया। इतनी जल्दी ट्रेजर मिलने की बात सुनकर उसके मन में भी एक पल के लिए सवाल उठा कि कहीं ब्रोकर की अजीब कहानी में सच का थोड़ा बहुत हिस्सा तो नहीं था। अपने बेटे की उत्साहित आवाज का पीछा करते हुए वह आखिरकार एस्टेट के एक कोने में बने बेहद पुराने स्टोरेज शेड के सामने पहुंचा। उस इमारत को देखकर उसने मन ही मन सोचा कि इस एस्टेट का पुराना मास्टर शायद हद से ज्यादा शक करने वाला सनकी इंसान रहा होगा, जो इतनी बेकार दिखने वाली जगह में सीक्रेट कल्टीवेशन चैम्बर बनाकर बैठा था, जहां रेडिएंट स्टेज या इथेरियल स्टेज के लुटेरे कभी झांकने की भी जरूरत महसूस नहीं करते। जुओ फैन को अंदर छिपी किसी मामूली चीज में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपने बेटे की इस अपार खुशी में शामिल होने के लिए वह मुस्कुराते हुए उस चरमराते हुए दरवाजे के भीतर चला गया। जैसे ही जुओ फैन ने उस जर्जर शेड की चौखट पार की, उसके चेहरे पर मौजूद हल्की मुस्कान एक पल में जम गई। धूल से भरे उस छोटे से कमरे के बीचों बीच एक बेहद खूबसूरत युवा लड़की बेहोश पड़ी था। उसके होंठों के किनारे सूखे हुए काले खून की एक लकीर साफ दिखाई दे रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि उसे अंदरूनी तौर पर बेहद गंभीर चोटें लगी थीं। गुसांतोंग उसके ठीक पास उकड़ूं बैठा था। वह शरारती मुस्कान के साथ उत्साह से उसकी तरफ इशारा कर रहा था और गर्व से अपने फादर को अपना ट्रेजर दिखा रहा था। यह दृश्य देखकर जुओ फैन के चेहरे की मांसपेशियां जोर से फड़क उठ आई और सख्त आवाज में पूछा कि उसकी उम्र का बच्चा किसी बुरी तरह घायल अजनबी लड़की को ट्रेजर कैसे कह सकता है। गुसांटोंग ने झुंझलाते हुए अपना सिर सहलाया और तुरंत पलटकर बोला कि तकनीकी रूप से उसकी उम्र 350 साल है और वह दुनिया के तौर तरीकों को अच्छी तरह समझता है। यह सुनकर जुओ फैन पूरी तरह निरुत्तर हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बेटे की मासूमियत का बिल्कुल गलत अंदाजा लगाया था। गुसांटोंग कोई भोला भाला बच्चा नहीं था, बल्कि सदियों पुराना मॉन्स्टर था जो अपनी प्यारी शक्ल का फायदा उठाकर शरारतें करता था। जुओ फैन ने भी पलटवार करने का फैसला किया। उसने चालाकी से पूछा कि 300 साल का इतना बड़ा बच्चा आखिर किसी जवान लड़की का करेगा भी क्या। इतना सुनते ही गुसांटोंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने गुस्से से अपने फादर की तरफ घूरते हुए ऊंची आवाज में कहा कि उनके दिमाग में कितनी गंदी बातें चलती रहती हैं। जुओ फैन ने तुरंत जवाब दिया कि जब कोई बेहोश लड़की को ट्रेजर कहेगा तो ऐसे ही ख्याल आएंगे। गुसांटोंग ने मुंह फुला लिया, दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और आखिर अपनी असली सोच समझाई। उसने कहा कि उसे लगा था यह लड़की उस दिवंगत मास्टर की कल्टीवेशन कलरोन थी, और अगर ऐसा है तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन के लिए वह निश्चित रूप से एक बेहद कीमती एसेट मानी जाएगी। अब जुओ फैन को पूरी गलतफहमी समझ आ गई। वह लड़की के पास गया और उसकी बर्फ जैसी ठंडी कलाई पर उंगलियां रखकर उसकी नब्ज जांची। फिर वह हल्का सा हंस पड़ा और अपने बेटे से बोला कि उसका अंदाजा पूरी तरह गलत था। अगर यह लड़की सचमुच कल्टीवेशन कलरोन थी तो लालची इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स उसे छोड़कर कभी नहीं जाते। वे उसे किसी भी कीमत पर अपने साथ ले जाते। इतना ही नहीं, उसकी गंभीर अंदरूनी चोटों को देखकर साफ पता चल रहा था कि ये घाव ठीक 1 महीने पुराने थे। इतना कहते ही जुओ फैन की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसके दिमाग में बिखरे हुए सारे सुराग एक साथ जुड़ गए। उसने बेहोश लड़की की तरफ दोबारा देखा और अचानक सब कुछ समझ गया।
वह तुरंत अपने बेटे की तरफ मुड़ा और गंभीर आवाज में आदेश दिया कि मेन हाउस का सबसे अच्छा कमरा तुरंत तैयार करे। उसे अभी इसी वक्त इस लड़की का इलाज शुरू करना होगा। गुसांतोंग अपने फादर के इस अचानक उमड़े दयालु व्यवहार से पूरी तरह चौंक गए। ऑन द राइट गाइज, यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें। बाय बाय, टेक केयर।